गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर पढ़ेंगे जिसका नाम है कोलराउस लॉ। कोलराउस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और यह एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोलराउस के नियम की क्या ज़रूरत है और कोलराउस का नियम क्या है, इसके बारे में पढ़ने के लिए थोड़ा सा मोलर कंडक्टिविटी के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया था। तो जैसे कि हम लोग ये सब देख चुके थे कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा जो यम मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर जो कंडक्टिविटी होता है, इस मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ कैसा वेरिएशन होता है ये आपको ग्राफिकली आपको खींच करके डिफाइन किया गया था। कि ग्राफ से भी हम लोग खींच कर देखे थे कि अगर मान लीजिए बेटा ये रूट के सी है एक्स एक्सिस को और ये है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी होती है कंसंट्रेशन को घटाने पर, कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होता है, यानी कंसंट्रेशन को अगर डिक्रीज किया जाए तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है स्लोली, धीरे धीरे तरीका से क्या होता है, बढ़ता जाता है। कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और जिस पॉइंट पर, दिस इज नोन एज लैम्डा एम जीरो। लैम्डा एम जीरो, इसके दो नाम है बेटा, लैम्डा एम जीरो या इसका एक और भी सिंबल होता है लैम्डा एम इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब कि अगर कंसंट्रेशन जीरो है, जीरो कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हिंदी में इसको बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। ये जो है आपका लैम्डा एम जीरो या इसका सिंबल दे सकते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट, लिमिटिंग, इसके नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसका हिंदी बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, हिंदी नाम है इसका सीमांत मोलर चालकता। और लिमिटिंग जो मोलर कंडक्टिविटी होता है यह किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वह मैक्सिमम वैल्यू होती है। मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है कि जीरो कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इसको कहा जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर दो इलेक्ट्रोलाइट आपको दिए जाए, जैसे कहा जाए कि अगर मान लें कि NaCl है सोडियम क्लोराइड और ये कहा जाए कि पोटेशियम क्लोराइड, और कहा जाए कि कौन बेहतर, किसकी कंडक्टिविटी बेहतर है, किसकी मोलर कंडक्टिविटी बेहतर है, तो हम इन दोनों का मान पोटेशियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालेंगे और सोडियम क्लोराइड की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालेंगे। जिस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मान अधिक होता है उसका कंडक्टेंस क्या होता है, अच्छा होता है, मतलब उसके एक्वस सॉल्यूशन से करंट इजीली फ्लो करता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया था कि वही अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, यह एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ होता है यह हाइपरबोलिक ग्राफ होता है और यह जो ग्राफ होता है वो वाई एक्सिस को अप्रोच करता है, यानी ये ग्राफ वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। इसका मीनिंग रहा कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते।
और इसको फाइंड करने के लिए कोलराउस का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोलराउस के नियम की सहायता से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोटर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में ये पहले पढ़ेंगे कोलराउस का नियम क्या है और कोलराउस के नियम के क्या क्या एप्लीकेशन है। कोलराउस के नियम की मदद से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोटर कंडक्टिविटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वाटर की सोलबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं ना, सॉल्बिलिटी कैसे निकाल सकते हैं किसी साल्ट का ना, और भी बहुत सारे इसके यूजेस होंगे। उन यूजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कोलराउस के नियम के क्या क्या एप्लीकेशन है केमिस्ट्री में। ओके, तो सबसे पहले कोलराउस का नियम क्या है इस पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। एक बता दें कि लिमिटिंग मोटर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के दो सिंबल हैं। एक तो लिखिए लैम्डा m 0, यानी कह रहा है यहाँ जीरो का मतलब हो रहा है कि जीरो कंसंट्रेशन पर, अगर कंसंट्रेशन जीरो के अप्रोच कर रहा है, जीरो कंसंट्रेशन पर जो मोटर कंडक्टिविटी होती है उसको कहा जाता है लिमिटिंग मोटर कंडक्टिविटी, और यह किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की यह मैक्सिमम वैल्यू होती है। ग्राफ देखिए, ग्राफ पे दिस इज द पिक पर ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। या इसका सिंबल एक और है, इसका सिंबल दिखाया गया है कि लैम्डा m इनफाइनाइट, ये है डाइल्यूशन, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या किया गया है, इनफाइनाइट कर दिया गया है। तो कंसंट्रेशन जीरो, जीरो कंसंट्रेशन पर जो मोटर कंडक्टिविटी होती है इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोटर कंडक्टिविटी, या कह सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। यानी कंसंट्रेशन को जीरो करने का मतलब हो गया, दो शब्द है, कंसंट्रेशन को जीरो कर दीजिए तो डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। कंसंट्रेशन अगर जीरो हो गया तो डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा m 0 या लैम्डा m इनफाइनाइट। यानी इसका सिंबल क्या है कि मोटर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, इसका मतलब कि मोटर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों का मीनिंग एक ही है, जब कंसंट्रेशन जीरो के अप्रोच करेगा तो डाइल्यूशन इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। ओके, अब ये हम जानते हैं, ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्यों जब किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जब डिक्रीज करते हैं तो धीरे धीरे इसकी मोटर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसके बारे में पिछले वीडियो के लेक्चर में ये सब समझाया जा चुका है। और देखिए वो स्लोली बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि अगर रफली का बात बताएं तो हम पढ़ चुके हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट क्या होता है, 100% होता है वो किसी भी कंसंट्रेशन पर। तो अगर मान लो कि पोटेशियम क्लोराइड का कोई एक्वस है, पोटेशियम क्लोराइड को पानी में डालकर हम कोई सोल्यूशन बनाए हैं तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट क्या होगा, 100% होगा। उसमें और पानी मिलाओगे, और पानी मिलाने का मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, अगर और पानी मिला दिया जाए और वाटर को ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, लेकिन अल्फा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। अल्फा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहने का मतलब है कि केसीएल जब डिसोसिएट होता है तो क्या देगा, K प्लस और Cl माइनस। और ज्यादा वाटर को मिलाएंगे और ज्यादा पानी को मिलाएंगे तो अल्फा के ऊपर तो लगभग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माने टोटल नंबर ऑफ केटाइंस और टोटल नंबर ऑफ एनायंस इन थ्रू आउट सोल्यूशन ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसका मान नहीं घटे बढ़ेगा ना। पूरे सोल्यूशन के अंतर्गत केटाइन और एनायंस की टोटल संख्या ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, फिर भी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पर मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और बढ़ने का रीजन क्या है, इसको डिफाइन किया था, आपको याद होगा पिछले के लेक्चर में आप लोग एक लॉ पढ़ाया गया होगा, डिबाई-हक्कर ऑन सेगर इक्वेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक डिफाइन किया था और इनके आधार पर क्या होता है कि बताया गया था कि जब पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम डालते हैं वाटर में तो क्या देगा, ये K प्लस और Cl माइनस देगा, और अल्फा लगभग ऑलमोस्ट क्या है, 100% है इसका। यानी कंसंट्रेशन अगर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो जो अल्फा है वो अल्फा तो लगभग क्या रहेगा, 100% के आसपास ही
से आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो पूरे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ केटायंस और नंबर ऑफ एनायंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेंगे। फिर भी कंसंट्रेशन घटाने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। और इसका रीजन ये होता है कि अगर मान लीजिए कि कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन में हमारा एक केटायन है और ये क्या है बेटा, एनायन है ना। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो केटायन एनायन क्या होंगे, पास पास होंगे। और जब पास पास होंगे तो केटायन और एनायन के बीच में एक क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है। और इस इंटरेक्शन होने की वजह से इसके मोबिलिटी, जब पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन की जो मोबिलिटी है वो मोबिलिटी क्या होती है, प्रभावित होगी। क्योंकि केटायन और एनायन के बीच में एक इंटरेक्शन होने की वजह से वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ही कंसंट्रेशन अगर हम जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे, मतलब और पानी मिलाएंगे सॉल्यूशन में, अगर और वाटर को क्या किया जाए, ऐड कर दिया जाए। और वाटर ऐड करने का मतलब कंसंट्रेशन भाग रहा है जीरो की तरफ और डाइल्यूशन भाग रहा है किधर, इनफाइनाइट की तरफ। और जैसे जैसे और वाटर ऐड करते जाएंगे हमारा K प्लस और Cl माइनस के बीच की जो गैप है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और केटायन और एनायन इतने दूर दूर चले जाएंगे कि उनके बीच में लगने वाला जो आयनिक इंटरेक्शन है, आयनिक जो अट्रैक्शन फोर्स है, आयनिक इंटरेक्शन वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब इंटरेक्शन जीरो हो जाएगा तो हमारा K प्लस और हमारा Cl माइनस का जो माइग्रेशन होगा, जो उनका जो मोबिलिटी होगी, उनकी जो गतिशीलता होगी वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यानी कि अब थोड़ा सा K प्लस और Cl माइनस की जो मोबिलिटी है वो क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। और मोबिलिटी फास्ट होने की वजह से कंडक्टेंस क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। वीक का क्या होता है, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके पिछले लेक्चर में। आज हम लोग को पढ़ना है कोलराउस का। कोलराउस ये कहता है, कोलराउस का जो नियम है, तो ध्यान से समझना, कोलराउस के नियम को, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कोलराउस नियम। कोलराउस लॉ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलराउस का नियम। और कोलराउस ने ये बताया पहले कि कोलराउस का नियम लागू कब होगा, तो कोलराउस का नियम लागू होता है कंसंट्रेशन जीरो होगा या डाइल्यूशन जब इनफाइनाइट होगा। यानी कि कोलराउस नियम वैलिड है, यह है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पर लागू होता है, कंडक्टिविटी के लिए। पहली बात तो ये जानना है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में ही कोलराउस का नियम लागू होगा। एक और खास बात, कोलराउस का नियम किस इलेक्ट्रोलाइट पर लागू होता है, स्ट्रॉन्ग पर कि वीक पर, तो इसका आंसर होगा दोनों के लिए वैलिड होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर भी लागू हो जाएगा, और कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पर भी हम लोग का कोलराउस का नियम क्या होगा, लागू हो जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलराउस का नियम क्या है, वैलिड है। पहली बात ये समझना है। और कोलराउस का नियम वैलिड कब होगा, जब कंसंट्रेशन जीरो होगा या डाइल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में हम लोग कोलराउस का नियम क्या होता है, वैलिड होता है। अब ये बताइए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब कि कंसंट्रेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। और कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, पोटेशियम क्लोराइड का कोई एक्वस है, पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन जीरो का मतलब इसमें बहुत ज्यादा वाटर क्या किया गया है, ऐड किया गया है, माने पानी बहुत अधिक है और पोटेशियम क्लोराइड बहुत ही थोड़ा सा है उस रेस्पेक्ट में। यानी कि कंसंट्रेशन जीरो के आसपास है, यानी कि डाइल्यूशन इनफाइनाइट है, माने अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है और उसके रिस्पेक्ट में अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड बहुत कम है। इसका मीनिंग हो गया कि एक केटायन और एक एनायन जो होंगे, माने कि कंसंट्रेशन जब जीरो हो जाएगा तो केटायन और एनायन बहुत दूर दूर होंगे, और केटायंस एनायन इतने दूर दूर होते हैं कि इनके बीच में कोई भी आयनिक इंटरेक्शन नहीं काम करेगा। और जब आयनिक इंटरेक्शन नहीं काम करेगा तो हमारा पोटेशियम आयन का जो माइग्रेशन होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। माने पोटेशियम आयन के माइग्रेशन को, पोटेशियम आयन के मोबिलिटी को उसके साथ लगा हुआ जो एनायन प्रभावित नहीं करेगा। यानी कि जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा या डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा तो केटायन और एनायंस का माइग्रेशन इंडिपेंडेंट हो जाएगा, स्वतंत्र अभिगमन करेंगे, स्वतंत्र गतिशीलता उनकी हो जाएगी।
इसीलिए कोलराउस के नियम को पूरा नियम कहते हैं कि कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्योंकि कंसंट्रेशन जीरो करोगे तो कैटायन एनायंस इतने दूर दूर हो जाएंगे कि उनके बीच में कोई भी आयनिक इंटरेक्शन नहीं रह जाएगा, तो कैटायन और एनायंस का माइग्रेशन क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यानी कि अगर सॉल्यूशन के अंदर हमारा कैटायन मूव करेगा तो उस मूवमेंट को एनायंस प्रभावित नहीं करेगा। ये जानकारी कैसे प्राप्त हुई कोलराउस साहब को? तो कोलराउस ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने ये देखा कि जब पोटेशियम क्लोराइड के मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में से जब सोडियम क्लोराइड के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को घटाया गया, तो उन्होंने देखा मान लो कुछ वैल्यू मिल रही है हमको, मान लेते हैं कि 23.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या हो गया, मोल इनवर्स, ये प्राप्त हुआ एक्सपेरिमेंटल। फिर देखा गया कि लैम्डा एम और हमने पोटेशियम नाइट्रेट कर दिया, साल्ट को पोटेशियम नाइट्रेट माइनस लैम्डा एम 0 और सोडियम नाइट्रेट कर दिया गया, तो भी वैल्यू बिल्कुल सेम यही पाई गई, सेम। फिर क्या देखा गया कि लैम्डा एम नॉट पोटेशियम ब्रोमाइड माइनस लैम्डा एम नॉट सोडियम ब्रोमाइड, क्या डिफरेंस भी बिल्कुल सेम पाया गया। इसका मीनिंग ये रहा, इस कंक्लूजन से ये मिल गया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैंने C का मान जब 0 होगा या डाइल्यूशन जब इनफाइनाइट होगा, तो केटायंस की मोबिलिटी, केटायंस के कंडक्टेंस पर, केटायन के कंडक्टेंस प्रभावित नहीं होता है कि उसके साथ कौन सा एनायन लगा हुआ है। आई रिपीट अगेन, मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए जब कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा और डाइल्यूशन जब इनफाइनाइट हो जाएगा, तो पोटेशियम आयन का जो कंडक्टेंस है इस बात से प्रभावित नहीं होगा कि उसके साथ कौन सा एनायन लगा हुआ है, उसके साथ क्लोराइड लगा हुआ है, कि उसके साथ नाइट्रेट लगा हुआ है, कि उसके साथ ब्रोमाइड लगा हुआ है, कि उसके साथ सल्फेट लगा हुआ है, इससे कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब कंसंट्रेशन 0 कर देंगे तो हमारा केटायन और एनायंस के बीच में आयनिक इंटरेक्शन क्या होगा, लगभग 0 हो जाता है। कंसंट्रेशन 0 पर हमारा केटायन और एनायंस इतने दूर दूर हो जाते हैं कि इनके बीच में कोई भी आयनिक इंटरेक्शन नहीं होगा, तो हमारा सोडियम पोटेशियम आयन का जो माइग्रेशन होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इस पोटेशियम आयन के माइग्रेशन को हमारा Cl माइनस प्रभावित नहीं करता है। इसलिए K+ के साथ चाहे क्लोराइड हो, चाहे नाइट्रेट हो, चाहे ब्रोमाइड हो, उसके कंडक्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए डिफरेंस हमेशा क्या हो रहा था, इक्वल मिल रहा था। अब कोलराउस ने क्या देखा, कोलराउस ने ये बताया कि मान लीजिए ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड का एक्वस है, पोटेशियम क्लोराइड का एक्वस है और इसका कंसंट्रेशन क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है, मैंने डाइल्यूशन क्या कर रहा है, इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। अब K जो Cl होगा, ये वाटर में जब टूटेगा तो क्या देगा, K+ और Cl माइनस। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड हमने मान लीजिए कि लगा दिया, एक को जोड़ दिया बैटरी के प्लस से, एक को जोड़ दिया बैटरी के माइनस से। अब देखिएगा क्या होने वाला है, अब क्या होगा इसमें, अब इसमें जो K+, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। अब जो K+ होगा वो इधर मूव करेगा कैथोड की तरफ, और इसमें जो Cl माइनस होगा वो इधर मूव करेगा। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर पोटेशियम आयन इधर जा रहा है और Cl माइनस क्या हो रहा है, इधर जा रहा है। कंडक्टेंस मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो कंडक्टेंस होगा, सॉल्यूशन के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो ड्यू टू पोटेशियम आयन और ड्यू टू क्लोराइड आयन। क्योंकि करंट जो होता है, करंट Q बाई क्या होता है, T, द रेट फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो उसी को तो करंट कहते हैं। तो हमारा पोटेशियम आयन भी चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, लीविया का चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल के माइग्रेशन को ही क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब अगर मैं
टोटल कंडक्टेंस निकालना, तो टोटल कंडक्टेंस में ये तो कंफर्म है कि सॉल्यूशन के अंदर जो करंट फ्लो करेगा, टोटल जो कंडक्टेंस होगा उसमें पोटेशियम आयन का भी योगदान होगा और क्लोराइड आयन का भी योगदान होगा। अब टोटल कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे? तो टोटल कंडक्टेंस के लिए कोलराउस ने बताया कि टोटल कंडक्टेंस में अगर निकालूं मैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, तो उसने बताया, कोलराउस ने बताया यह होगा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के केटायन और एनायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को अगर जोड़ दिया जाए तो हमको उस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाती है। कंडक्टेंस में दोनों का योगदान है, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। जोड़ रहे हैं क्यों यहाँ पर जोड़ रहे हैं, जबकि डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। देखिए के प्लस इधर जा रहा है और C माइनस इधर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, फिर भी यहाँ पर मैं टोटल कंडक्टेंस के लिए जोड़ क्यों रहा? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा सिंपल सा एक जवाब हो जाएगा इसका, क्यों हम इसको जोड़ रहे हैं। देखिए, तो जब पोटेशियम क्लोराइड को डालेंगे तो क्या बनेगा, K प्लस और Cl माइनस बनेगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो K प्लस अगर कंडक्टेंस मान लें कि इधर जा रहा है और हमारा जो Cl माइनस है बेटा मान लेते कि इधर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। हमको टोटल करंट निकालना है, तो करंट बराबर क्या होता है, I बराबर Q बाई क्या होता है, T होता है ना। अब करंट का जो डायरेक्शन पढ़ होंगे कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव पार्टिकल चलता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव पार्टिकल चलता है वही डायरेक्शन होता है किधर, करंट का, और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव पार्टिकल चलता है उसके अपोजिट होता है क्या, करंट का डायरेक्शन। क्योंकि करंट का डायरेक्शन हाइपोथेटिकल है कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट माना जाता है। तो यार देखिए, पोटेशियम आयन की वजह से जो करंट हमको मिलेगा उस करंट का डायरेक्शन हमको इधर मिलेगा, मान लेते हैं कि I1, और क्लोराइड आयन चूंकि उसके ऊपर माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज की वजह से जो करंट मिलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, और वो क्या हो गया, I2। अब देखिए I1 I2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल करंट के लिए I1 प्लस I2 को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इसलिए कोलराउस ने कहा कि अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहा हूं किसका, पोटेशियम क्लोराइड का, तो वो क्या होगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयन और प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, दोनों के माने केटायन और एनायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को अगर जोड़ दिया जाए तो उस पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्राप्त हो सकती है। यही है कोलराउस के नियम। तो कोलराउस साहब ने क्या बताया, कोलराउस के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, केटायन और एनायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के क्या होता है, बराबर होता है। ओके, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी केटायन और एनायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ दिया जाए तो हमें पूरे उस साल्ट का या उस पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्राप्त हो सकती है। अब इसको जरा अप्लाई किया जाए अलग अलग साल्ट के लिए। जैसे मान लीजिए अगर HCl है, HCl इसको वाटर में डालिए तो क्या देगा आपका, H प्लस और Cl माइनस। अगर इस पर हम लागू करें लिमिटिंग, इसके लिए कोलराउस के लिए लागू करोगे तो क्या कहोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl बराबर होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का और भी तरीका हो सकता है। इसको ऐसे लिखो या इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो। इसको चाहो ऐसे लिख सकते हो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है। ऐसे भी आप चाहो तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिप्रेजेंट करने का एक और भी तरीका हो सकता है, ऐसे भी चाहो तो दिखा सकते हो।
ना, क्योंकि हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन जब जीरो होगा तो डाइल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तभी मिलती है जब कंसंट्रेशन जीरो हो या डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो। तो रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होंगे, चाहो तो कंसंट्रेशन के ऑर्डर में लिखो या डाइल्यूशन के ऑर्डर में लिखो, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही होगा, जिसमें आपको अच्छा लगेगा उस तरह से आप लिख सकते हो। तो हमने KCl HCl के लिए ये आपके कोल्ड-राउस लॉ को फॉलो करके दिखा दिया है। और देखिए और साल्टों को दिखाया जाए, जैसे मान लीजिए क्या कहा जाए कि H2SO4 के लागू करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2H प्लस और ये मिल जाएगा SO4 माइनस माइनस। अब कहेगा इस पर कोल्ड-राउस के नियम लागू करिए तो हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4 बराबर हो जाएगा 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। इस तरह लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए एल्युमिनियम के लिखा है, एल्युमिनियम सल्फेट लिया जाए, जैसे Al2SO4 थ्राइस के लिए अगर लागू करूं मैं एल्युमिनियम सल्फेट को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका Al+3 और यहाँ हो जाएगा सल्फेट माइनस माइनस, बैलेंस करिए तो एल्युमिनियम 2 हो जाएगा, सल्फेट 3 हो जाएगा। अगर इस पर लागू करें हम लोग कौन सा नियम, कोल्ड-राउस के नियम लागू करें तो लिखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस इक्वल्स क्या हो जाएगा 2 और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al+3 और प्लस हो जाएगा 3 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट। तो इस तरीके से हम कोल्ड-राउस के नियम को लगा सकते हैं। तो कोल्ड-राउस का नियम है तो वो छोटा सा, लेकिन इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ड-राउस के नियम के एप्लीकेशंस में क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, सुनिए। तो कोल्ड-राउस के नियम के एप्लीकेशन का सबसे बेहतर एप्लीकेशन होगा कि हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि ग्राफ से पॉसिबल नहीं है। ग्राफ से पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम जब ग्राफ खींचते हैं, आपको पता है कि जब ग्राफ खींचा जाता है कि √C वर्सेस लैम्डा m0 पर ग्राफ खींचेंगे तो हमारा ग्राफ ऐसा मिलता है CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन को घटाने पर आपका मोलर कंडक्टिविटी रैपिडली क्या होती है, बढ़ती जाती है ना। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जानते होंगे, पीछे लेक्चर में पढ़ाया गया है ना। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के तहत ऐसा होता है। अब क्या होगा, लेकिन बताया कि ये जो ग्राफ होता है ये ग्राफ y एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर y एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये बेटा y एक्सिस को टच नहीं करेगा तो इसका मतलब कि हम CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ से नहीं निकाल सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ की मदद से हम लैम्डा m0 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कोल्ड-राउस के नियम की सहायता से आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन यही होगा और इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, बहुत ही खूबसूरत सा न्यूमेरिकल होगा कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम कोल्ड-राउस के नियम से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल से कराएंगे। दूसरा ये होगा कि इसकी मदद से कोल्ड-राउस के नियम की सहायता से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, अल्फा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अल्फा, है ना। क्योंकि कोई भी अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसके बारे में पढ़ाएंगे कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कोल्ड-राउस के नियम की सहायता से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मान हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा इसका एप्लीकेशन क्या होगा, तीसरा इसका एप्लीकेशन एक महत्वपूर्ण है, वी कैन एबल टू फाइंड द सॉल्युबिलिटी। हम किसी भी स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट की हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, जैसे AgCl है
तो AgCl की सोल्युबिलिटी क्या होती है, इस कंपाउंड की सोल्युबिलिटी को भी हम कोलराउस के नियम की सहायता से निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ वी कैन एबल टू फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट, किस सॉल्ट की सोल्युबिलिटी कैसे हम निकालेंगे। उसके बाद वाटर की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KW, वाटर की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ना, तो वाटर की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्या रोल है आपको बताया गया था ना कि जब pH स्केल होता है बेटा ना, एक बच्चे ने पूछा कि जब pH स्केल होती है, pH स्केल पढ़े होंगे आप लोग, pH स्केल, तो उसमें क्या होता है 0 से लेकर के 14 तक उस पर क्या होते हैं, स्केल पर जो खाने होते हैं वो 0 से लेकर 14 तक होते हैं। तो 0 से लेकर 14 तक ही क्यों, pH स्केल 0 से लेकर 14 तक ही क्यों होती है, तो इसका रीजन बस ये होता है क्योंकि ये जो स्केल बनाई गई होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस के लिए वैलिड है। अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो हमारी pH स्केल चेंज हो जाएगी। 25 डिग्री सेल्सियस के लिए हमारी pH स्केल 0 से लेकर 14 तक होती है ना। अगर मान लीजिए टेम्परेचर को आप चेंज करोगे तो pH स्केल भी हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की सोल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट होती है KW, इसकी वैल्यू पढ़ाएंगे इसको, ये सब 11 की चीज है लेकिन थोड़ा पढ़ लीजिएगा। KW सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर, 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की सोल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट होता है KW, वो होता है 1 × 10 के पावर -14। इसीलिए pH स्केल का जो हमारा जो लास्ट डिजिट होता है वो 14 होता है। टेम्परेचर अगर चेंज कर दोगे ना तो pH स्केल चेंज हो जाएगी। तो pH स्केल 0 से लेकर 14 तक होती है, 25 डिग्री सेल्सियस के लिए वैलिड है, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है 10 के पावर -14। इसका मतलब कि कोलराउस के नियम की मदद से हम वाटर की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब pH स्केल को भी आप आराम से उसके बारे में एक अच्छी जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक बेटा, तो कोलराउस के नियम क्या है ये हम लोग पढ़े कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर कंसंट्रेशन 0 कर दिया जाए या उसका डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया जाए, तो केटायन और एनायंस इतने दूर दूर हो जाते हैं कि उनके बीच में कोई भी आयनिक इंटरेक्शन नहीं होता है। और जब आयनिक इंटरेक्शन नहीं होगा तो केटायन और एनायन का जो माइग्रेशन होता है वह कंप्लीटली क्या होगा, इंडिपेंडेंट होता है, एकदम स्वतंत्र अभिगमन होगा, इंडिपेंडेंट। एक और एप्लीकेशन है ट्रांसपोर्ट नंबर, हम किसी भी केटायन और एनायंस का ट्रांसपोर्ट नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कोलराउस के नियम की मदद से। ट्रांसपोर्ट नंबर एक अच्छा डाटा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसको भी बता दूंगा मैं, ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकाला जाता है। तो कितने एप्लीकेशन हो गए, 5 एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। किसकी मदद से, कोलराउस के नियम के, पहला बता देता हूं। कोलराउस के नियम की सहायता से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। किसी स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सोल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं, वाटर का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और एक है बेटा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ क्या है, फिर से रिपीट कर देता हूं। जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमारे केटायन और एनायन इतने दूर दूर चले जाते हैं कि इनके बीच में कोई भी आयनिक इंटरेक्शन नहीं रह जाता है। तो क्या होगा, केटायन और एनायन का जीरो कंसंट्रेशन पर जो माइग्रेशन होता है वह क्या होता है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। और जीरो कंसंट्रेशन पर किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी केटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। दिस इज कोलराउस लॉ। एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ, इसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे डीपली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी।